24 नवंबर 2024 को रखी गई थी, जिसमें बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल करके रख दी। अंग्रेजी में ये लफ्ज उसमें लिखा हुआ है दैट द हेल्थ सिस्टम ऑफ बिहार इज इन शैम्बल। ये बहुत बड़ा बात है कि इस उच्च सदन के सदस्य को ये नहीं मालूम कि बिहार में केवल 142 ही वेंटिलेटर है। में जिस तरह की बातें कही गई हैं, बहुत सारी बातें उसमें हैं। बहुत ही अच्छा होता कि उनमें उन बातों को भी सम्मिलित किया जाता जो धरातल पे नहीं दिखती हैं, जिनकी घोर कमी है, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा के में जो विकार है उससे संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य में जो कमियां हैं उससे संबंधित हो, चाहे वो भारत की जो पर कैपिटा इनकम और बिहार की जो पर कैपिटा इनकम में जो डिस्पैरिटी है उससे संबंधित हो। अभी ये कहा गया सदन में कि जो पर कैपिटा इनकम बिहार की है वो बढ़ी है, लेकिन ये एक तथ्य है, मैं मान लेता हूं, सदन में हमारे जो सदस्य हैं उन्होंने कहा कि ये बढ़ी है, लेकिन दूसरा तथ्य ये भी है कि आज भी वो बिहार का जो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। तो एक पक्ष रखिए और दूसरा पक्ष नहीं रखिए, ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के माध्यम से हम आपको कहना चाह रहे हैं कि ये अच्छी परंपरा नहीं है। जब तथ्य रखिए तो दोनों तथ्य रखिए कि बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है देश में सबसे कम है और 20 साल से आपका शासन है, आपकी जवाबदेही बनती है कि आज भी बिहार का पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति है सबसे कम देश में क्यों नहीं है। इसको भी अभिभाषण में सम्मिलित होना चाहिए था। जब आपका समय था आपने बोला, हम आप बोल रहे हैं, आप मुझे बोलने दीजिए, फिर आपको कोई टिप्पणी करनी होगी तो आप कर लीजिएगा। एक स्वस्थ परंपरा, एक स्वस्थ परिपाटी चलने दीजिए। हो हम लोग देखते हैं सदन में होता है, लोकसभा में भी, यहां भी होता है। ये उच्च सदन है, इसकी गरिमा का ध्यान रखिए। जी आप तो डॉक्टर हैं। चलिए महोदय, बात हो रही थी इसी सदन में और बात हो रही है अभिभाषण के हवाले से कि बिहार की विधि व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है, बहुत उसका गुणगान हो रहा है रोज। इसको समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। इसकी क्या स्थिति बिहार में, इसको समझने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप समान पढ़े लिखे भी हैं तो आप डेली का अखबार देख लीजिए, हालांकि वो गोदी मीडिया हम लोग उसको कहते हैं, उसके बावजूद आप देख लीजिए कि बिहार में विधि व्यवस्था की क्या स्थिति है। हर तरफ अपराध है, हर तरफ हाहाकार है, हर तरफ लूट बलात्कार है, और उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि बिहार में बहार है। कहा जा रहा है कि बिहार में पुलिस बल, सुरक्षा बल बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय औसत क्या है मेरे दोस्त? मैं इस सदन से जानना चाहता हूं, माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि 1 लाख पर भारत को जो औसत है पुलिसकर्मी का वो 2158 है, और हमारे यहाँ कितना है? 152 है। हमारे यहाँ कितना है? मात्र 75। सबसे कम पुलिस बल 1 लाख पे बिहार में सिर्फ 75 पुलिसकर्मी है। आप विधि व्यवस्था का अंदाजा लगा लीजिए। आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, और आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं महोदय। ये बता, इसको भी सम्मिलित होना चाहिए था कि ये स्थिति है कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति पुलिसकर्मी हैं। दूसरी बात, डॉक्टर की बात करें, स्वास्थ्य सेवा की बात करें, तो हमारे यहाँ जो पूरे देश का जो औसत है वो 2158 का है। बिहार में कितना है? स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं मंगल पांडे जी, और मैं उनकी के माध्यम से, महोदय आपके माध्यम से, चेयर के माध्यम से बताना चाहूंगा, इसी सदन में सीएजी की रिपोर्ट 24 नवंबर 2024 को रखी गई थी, जिसमें बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल करके रख दी। अंग्रेजी में ये लफ्ज उसमें लिखा हुआ है दैट द हेल्थ सिस्टम ऑफ बिहार इज इन शैम्बल। शर्म की बात है महोदय, आपके माध्यम से ये सदन को बताना चाहूंगा कि ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये हमारा वक्तव्य नहीं है, हमारे नेता हमारे दल का वक्तव्य नहीं है। ये सीएजी की रिपोर्ट है कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इज इन शैम्बल, जर्जर स्थिति में है। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यह भी लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में जो सदन में प्रस्तुत की गई है कि 5 जिलों को में जो इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा भी है, पटना भी है, जहानाबाद भी है, वैशाली भी है, उसमें 5 सब डिविजनल हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशनल नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे। 25 एम्बुलेंसेस का उस टीम ने निरीक्षण किया, 25 की 25 एम्बुलेंस काम नहीं कर रही थी। बिहार में सारे अस्पतालों की बात करें तो 132 वेंटिलेटर हैं, 41% वेंटिलेटर
काम नहीं कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अस्पतालों में वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा हो, जब अस्पतालों में बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन माननीय सदस्य इतने अज्ञानी हैं, इसका मुझे अंदाज नहीं था। वेंटिलेटर 142 बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल ही नहीं बोलना चाह रहा था, चूंकि बोलना भी नहीं चाहिए जो परंपरा है उस परंपरा में, लेकिन इतनी बड़ी अज्ञानता के साथ इस उच्च सदन में आप कृपया वक्तव्य न रखें। नहीं नहीं, आपको तो उत्तर देने का मौका मिले, माननीय सदस्य आरोप लगाएंगे, कहेंगे, रखेंगे, मगर जब आपको उत्तर देना होगा तो दीजिएगा। ठीक ठीक। सर महोदय मैंने ज्ञान की बात कही, माननीय सदस्य को मैं मानता हूं कि ज्ञानी है, लेकिन ये बहुत बड़ा बात है कि इस उच्च सदन के सदस्य को ये नहीं मालूम कि बिहार में केवल 142 ही वेंटिलेटर है। महोदय 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 देखिए, परंपरा का निर्धारण होना चाहिए। ये परंपरा है, ज्ञान की बात कर रहे हैं कि जब सदस्य बोल रहा है उनको बोलने का मौका मिलता वो बोलते। अच्छा, एक मिनट सुन लिया जाए। सदस्य लोग, विपक्ष के सदस्य लोग, ये भैया बैठिए ना एक मिनट, ये तरीका गलत है। कोई नया मेंबर अपना मैडन स्पीच देता हो और उसको बीच में उठ के छोड़ दीजिए प्लीज। उस समय से अपराध पर बिहार में गोलियां चल रहा है, ये चल रहा है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं महोदय। कुछ दिन पहले इन्हीं के पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य ने क्या कहा था, ऐसे शादी में गाड़ियां उठा लिया जाता था, किडनैपिंग होता था, कन्याकुमारी में किडनैपर का पैसा दिया जाता था, ये भी तो बोलिए आप लोग। माननीय सदस्य पहली बार बोलिए, अच्छा लगेगा ना। हम तो नहीं बोल रहे हैं, आप ही के पूर्व सदस्य बोल रहे हैं, माननीय हम नहीं बोल रहे हैं। माननीय संजय बाबू हम लोग थोड़े बोल रहे हैं। बैठ जाइए। महोदय, अगर बोलने का मौका नहीं, महोदय अगर उनको बोलने का मौका दिया जाता है तो 20 साल से एक ही बात कितनी बार बोलेंगे महोदय? महोदय नहीं, ये हो गई। हम लोगों का हमेशा से ये मानना रहा है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो परंपराओं की घोर विरोधी है, परंपरा का उल्लंघन हो रहा है। एक सदन में सदस्य अपनी बात कर रहा है, जब मंत्री महोदय को उसका जवाब देना होगा तो मेरी बातों को गलत साबित कर दीजिएगा। मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि सीएजी की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं। अगर आप सीएजी की रिपोर्ट को नहीं मानते तो मैं आपके ज्ञान के बारे में कोई बात नहीं कहूंगा, इसलिए कि इतना बड़ा नहीं हूं मैं कि किसी के ज्ञान और अज्ञान पे बात कर सकूं। ये एक अधिकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है, इसलिए ये पढ़ते नहीं है। दूसरी बात, जो लोग बात कर रहे हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो 15 साल पहले की बात उठा रहे हैं, जो हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विगत वर्षों में क्या होता था। महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आईना जब भी हाथ में उठाया करो, आईना जब भी हाथ में उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। आज देखिए कि स्थिति, आज देखिए कि स्थिति क्या है। और मैं तो डंके की चोट पे ये कह रहा हूं कि मैं सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से ये बात कह रहा हूं। क्या ये बात गलत है? मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो इस बात का जवाब दीजिएगा। ये भी पाया गया कि जो दवाएं यहां दी जा रही हैं, 54% से ज्यादा दवाएं कंज्यूम करने के लायक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट में है। मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि एक बार उसको निकाल करके देख लें। दूसरी बात ये कि जिस तरह की स्थिति रोजगार की है, पलायन की है, कल पलायन पे ही बात हो रहा था। जो बिहार से जो पलायन हो रहा है, खास करके 4-5 जिला से जो पलायन हो रहा है, चाहे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, कोशी में तिरहुत, इस तरह से जो पलायन हो रहा है, तो आपको सहरसा, आपको जान करके दुख होगा महोदय कि 90% जो सीजनल माइग्रेशन है, जो सीजन में माइग्रेट करते हैं लोग, मैं बहुत अज्ञानी हूं लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, इसको लिख लीजिए और इसको देख लीजिएगा और इसको सत्यापित कर लीजिएगा। 90% माइग्रेशन जो हो रहा है वो बिहार से होता है महोदय। 90% सीजनल माइग्रेशन बिहार से होता है। 50% बिहार हाउस होल्ड जो है, बिहार के 50% हाउस होल्ड जो है रिमिटेंसेस पे, ये जो हमारे दिहाड़ी मजदूर जाते हैं और पलायन करके पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ और दूसरी जगहों पे जाते हैं, वहां से अपने घर को पैसा भेजते हैं, तो वहां उनका घर चलता है।
हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी चीज की थी कि जातीय जनगणना करवाया था हमारी सरकार ने, जब 17 महीने हमारी सरकार थी और नीतीश जी हम लोगों के साथ थे, तो जातीय जनगणना करवाया था। उसमें भी ये बात निकल के आई थी, पलायन की बात निकल के आई थी। 94 लाख लोग 6,000 से कम रुपए की मासिक आमदनी पर थे, यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे। और उस समय ये कहा गया था, उसका भी कोई मेंशन, उसकी भी कोई चर्चा अभिभाषण में नहीं है। उस समय ये बात कही गई थी कि उन लोगों को 2 लाख रुपए की एक मुश्त सहयोग राशि दे करके उनके जीवन स्तर को, उनको रोजगार के माध्यम पे लाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उसके बारे में भी किसी तरह का कोई मेंशन, कोई उसमें चर्चा अभिभाषण में नहीं है। पलायन की बात आप देख लीजिए, शिक्षा की बात आप देख लीजिए, रोजगार की बात आप देख लीजिए, युवा की बात आप देख लीजिए। रोजगार, हम लोगों ने 10 लाख रोजगार देने की बात की थी। अभी लोग कोई कह रहा है पैसा कहां से आएगा, उस समय भी यही बात हो रही थी, पैसा कहां से आएगा। मेरा अपना मानना है कि डॉक्टर कहां से आएगा का भी मंत्री महोदय बोल के गए हैं पहले फर्स्ट हाफ में कि डॉक्टर कहां से आएगा। मैं मानता हूं महोदय आपके माध्यम से कि अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो तो डॉक्टर भी आएगा, इक्विपमेंट भी आएगा, एम्बुलेंस भी आएगी, सब चीज सुचारू रूप से चलेगी और युवा का रोजगार भी मिलेगा। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को जब रोजगार देने की बात की थी, तब भी यही सवाल हुआ था पैसा कहां से आएगा। और 5 लाख लोगों को रोजगार मिला महोदय, और 3 लाख को उस प्रोसेस में लाया गया कि रोजगार मिलेगा। हालांकि अभिभाषण में उसके ऊपर भी कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है। अल्पसंख्यकों की बात करें, अल्पसंख्यक जाहिर सी बात है कि पूरी व्यवस्था में दूसरे दर्जे के शहरी होकर के रह गए हैं, दूसरे दर्जे के नागरिक होकर के रह गए हैं। ना उनके स्कूल की किसी को चिंता है, ना उनके मदरसों की किसी को चिंता है, ना उनके यूनिवर्सिटीज की किसी को चिंता है, ना उनके बच्चे किस तरह से शिक्षा ग्रहण करेंगे इसकी किसी को चिंता है। और यही कारण है कि साल बर साल जो अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट है उसको कम किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मंत्री महोदय ने कहा कि स्कूल खोलने के लिए हम लोगों के पास भवन नहीं है। भवन नहीं है तो किराया का भवन लिया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। और ये संविधान की एक व्यवस्था है कि बच्चों को, जो भी पढ़ने योग्य बच्चे हैं, उनको चाहे वो किसी जात, धर्म और मजहब के हों, उनके घर पे, उनके द्वार पे, उनके नजदीक के इलाके में संवैधानिक अधिकार है उनका कि उनको शिक्षा फराहम कराई जाए, उनको शिक्षा का प्रावधान किया जाए। लेकिन सरकार इस पे भी गौन है, इस पे भी मौन है। ये स्थिति है और हम लोग हर तरफ ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। मुझे रामनाथ सिंह का वो शेर याद आ रहा है। रामनाथ सिंह बहुत बड़े उर्दू के कवि रहे हैं। उनका वो शेर याद आ रहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे गिलास सोने के, तुम्हारी मेज चांदी के, तुम्हारे गिलास सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में टूटी रकाबी है। जुम्मन यानी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, उसकी स्थिति ये हालत हो गई है कि खाना तो छोड़िए, उसके घर की रकाबी, उसके घर की प्लेट भी टूटी हुई है। और आप सरकार कह रहे हैं कि बिहार में बहार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब भी दूसरे पे तबसरा कीजिए, जाहिर सी बात है मैंने समझ आगे ले लिया है और भी लोग बोलने वाले हैं, जब भी दूसरे पे तबसरा कीजिए, मैं सत्ता पक्ष के अपने मित्रों से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जब भी दूसरे पे तबसरा कीजिए, आईने सामने रख लिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परंपरा है, ज्ञान की बात कर रहे हैं कि जब सदस्य बोल रहा है उनको बोलने का मौका मिलता वो बोलते। एक मिनट, कोई नया मेंबर अपना मैडम स्पीच देता हो और उसको बीच में उठ के छोड़ दीजिए प्लीज। कुछ दिन पहले इन्हीं के पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य ने क्या कहा था, कैसे शादी में गाड़ियां उठा लिया जाता था, किडनैपिंग होता था, कन्ने मार में किडनैपर का पैसा दिया जाता था। आईना जब भी हाथ में उठाया करो, आईना जब भी हाथ में उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। दूसरे पे तबसरा कीजिए, जाहिर सी बात है मैंने समझ आगे ले लिया है और भी लोग बोलने वाले हैं। जब भी दूसरे पे तबसरा कीजिए, मैं सत्ता पक्ष के अपने मित्रों से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जब भी दूसरे पे तबसरा कीजिए, आईने सामने रख लिया कीजिए।